मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 15 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मज़े करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेचारी सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया उसने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। क्योंकि उसने मुझे, मेरा नाम राजवीर है, मैं अपनी बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढकर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ पे भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहाँ से आ रहा था, गर्मी बहुत तेज़ थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप जलती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खा रहा था, आज इस गर्मी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पड़े हुए फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छाव करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने जिस्म को ठंडा ही पहुंचा लूं। सड़क किनारे में तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक दरख्त नजर आया। मैं उस दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप फैली हुई थी। उस दरख्त की छांव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह लगाया तो पानी ही खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं पे भी मुझे कोई नल नजर नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक मैं ही था जो बेरोजगार और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं वापस नज़र दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नल दिख जाता तो मैं उस बोतल को भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी ने आगे हाथ बढ़ा दिया। मैं कन्फ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफ़ेद हाथ था। उसमें सोने की एक अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियाँ थी। मैंने उस हाथ से नज़रें जब सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर डाली तो मैं चौंक गया था। वो एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वह औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र 45 साल की होगी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी 20 या 22 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बना के रखा था। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, ये लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही है ना। मैं वहाँ दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो, जैसे तुम्हारे हालात को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर आ रहे हो। मैंने भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैं वह पानी खत्म कर चुका था। मैंने वो बोतल उस औरत को वापस कर दी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफ़ी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी, देखने में काफ़ी अमीर लग रही थी। उसका गेटअप अब तक पता रहा था कि वो बहुत अमीर और अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि जी मैं यहाँ पर पास ही में अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब है कि मिल ही नहीं रही है। काफ़ी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। मेरा इतना पढ़ा लिखा होने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहा। फिलहाल आपका शुक्रिया। मैंने उस औरत को फिर से शुक्रिया कहा और जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने की सब्जी वगैरह भी लेकर जानी थी। मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता, तभी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलता था, क्योंकि मैं एक ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। उस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रिक्शे में भी पैसे ही दिए जाते हैं। कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता, और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। वह बहुत सोच समझ कर
चलाना पड़ता था। अब मैं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुलाबी सूट वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी? यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वह मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तो एक सेकंड के लिए मैं रुक गया था। मैंने रुकने पर भी वह भी रुक गई और फिर स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। उस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वह औरत कोई मेंटल सी लगने लगी थी। लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी मेरे बीच में आ गई थी और मैं उस औरत की चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूरकर उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करती हो? आ रही हो? मैंने आपको शुक्रिया बोल दिया है कि अब आपको पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उस टाइम उसने अपने पर्स से एक एनवेलप निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। वह देखकर मुझे हैरानी हुई थी। क्या था उस एनवेलप में के अंदर और यह औरत मुझे क्यों दे रही थी? मैंने खोलकर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लगा था। उसमें तो बहुत सारे पैसे मौजूद थे जिनको मैं गिन भी नहीं सका था। लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वह लाखों रुपए थे। मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। इधर मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। यहाँ पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं। मैं इन लाखों रुपए को तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम इन लाखों रुपए के मालिक बनना चाहोगे? उस औरत की बात सुनकर तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि आखिर किस काम के लिए ये मुझे 10 लाख रुपए दे रही थी। मैंने सवाल किया कि आप यह 10 लाख मुझे क्यों देना चाहती हो? तो मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आपकी मेरी तो कोई पहचान भी नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है। फिर आखिर क्यों आप मुझे ये पैसे देना चाहते हो? मैडम, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? वह औरत मुझे घूरकर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली से बातचीत करते हैं। वह औरत मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। मेरे दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। यह औरत 10 लाख मुझे देने वाली थी। मैं तो 10 लाख के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 10 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती। कम से कम मुझे जैसे गरीब के लिए तो यह पैसे कम नहीं थे। इन 10 लाख रुपयों में से तो मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे थे। वो औरत चलते चलते मुझे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर जाने के बाद हम दोनों एक तरफ को बैठ गए थे। उसने वेटर से कहकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के पास किसी की भी कॉल आ गई और वह फ़ोन पर बात करने के लिए चली गई। इतनी देर में मैं चारों तरफ होटल को नज़र दौड़ाकर देख रहा था। ये काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर लोग ही आया करते थे। मैं तो कभी इसके आसपास भी होकर नहीं गुजरा था क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद यह औरत मेरे पास आकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वेटर भी काफ़ी लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा, कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी पीते पीते बातें करते हैं। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल जाग रहा था कि ना जाने यह औरत मुझसे क्या बात कहने वाली है। वह अपने मोबाइल में ना जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं यह मुझे कोई ऐसा वैसा काम करने को ना कहे जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने सादगी से गुजार दी। मैंने कोई गैर कानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया था। मेरी तो काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो उसने मुझे काम बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड है। यकीन मानो वो तुम जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हुए फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकूँ। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसको गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो औरत इतनी ज़्यादा पागलों जैसी बात कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मुझे उस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भला एक औरत इस तरह की हद पार कर देने वाली बातें भी कर सकती है। यह अपनी बेटी के लिए किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वह रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं कहने लगा कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर मैं वहाँ से उठ कर जाने लगा कि उसने फिर से वही 10 लाख वाला एनवलप मेरे सामने रख दिया। वह 10 लाख निकालकर उस पैसों को मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत ने तो
मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपने आने वाली ज़िंदगी को सँवारना चाहता था और मुझे दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो सकता है या मेरे पास एक गोल्डन चांस था जिसे मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाती। मैंने उस औरत को देखा तो पैसे हाथ में हिला-हिलाकर अपनी अदा दिखा रही थी। वो मुझसे कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात थी। तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर लेती हूँ, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ एक रात गुजार सको? यह बात कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। इस औरत की बात मान लूँ, इस औरत से इनकार कर दूँ और घर चला जाऊँ। घर में भी बहुत ज़्यादा तंगी आई हुई थी। मेरी माँ भी बीमार थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एक जवान बहन भी थी जिसकी मुझे शादी करनी थी। मेरे अलावा मेरी बहन और माँ का कोई सहारा भी तो नहीं था। हमारा छोटा सा ही घर था। मेरे पापा की भी काफ़ी सालों पहले मौत हो चुकी थी। मेरे माँ के पास जोड़ा खट्टा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं तो बेरोजगारी। मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराने लगी थी। वो कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। यह पैसे तुम्हारे तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने 10 लाख रुपए में से 5 लाख एडवांस में दिए थे। वो पैसे देखकर कहने लगी, यह लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर ऐश करो। बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। मैं भी वह 50 लाख लेकर अपने घर की तरफ चला आया था। उस औरत ने मुझे अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस भी दिया था और बता दिया था कि मुझे किस टाइम उसके घर पर जाना है। मैं अपने घर गया तो मैं बाजार से खाना लेता हुआ चला गया था, क्योंकि मुझे घर लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं होटल से ही खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उनके लिए फ्रूट्स भी लेता हुआ चला गया था और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखा और कहा कि आज पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं लेकर आया, नहीं बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया हूँ। यह देखकर मेरी माँ हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले मैं इतना ज़्यादा सामान लेकर कभी भी घर में नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगे कि तुम यह सब कुछ कैसे लेकर आए हो? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सुबह तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। माँ तो माँ होती है और माँ के सामने मैं क्या झूठ बोल सकता था। हाथ मुँह धोते हुए मैं माँ से कहने लगा, माँ, मेरी एक जगह जॉब लग गई है, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है। बस इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि बाजार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वह बेचारी हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी और आज तो उसे खाना बनाने से भी छुट्टी मिल गई थी। मेरी माँ मेरी नौकरी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि ऊपर वाले में इसी तरह से कामयाब करे। देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरी बहन ने मेरे लिए खाना लगाया और हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था। उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के वो मुझे 10 लाख दे रही थी। क्या यह बात सच थी या फिर वह मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? जो भी था, यह सच तो कल ही खुलने वाला था। मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? मैंने माँ से कहा कि मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी नौकरी लग गई है, बस वहीं जा रहा हूँ। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा हालत बदल जाएगा। मेरी माँ यह बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल गया था। रिक्शा पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया। मैं उस औरत के घर पहुंच चुका था। उस औरत का घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर उस घर को देखा। यह कोई घर नहीं था बल्कि एक महल था। ये इतना खूबसूरत घर था, शायद मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत घर पहली बार देखा था। लेकिन मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि यह इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे कर रही है। मैं इस औरत के घर बाहर खड़े होकर ही उसके लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने भी मेरी कॉल रिसीव की और कहा कि तुम कहाँ पर हो? मैंने उसे बताया कि मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ।
तो उसने कहा कि अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं डरते हुए घर के अंदर चला गया था। यह घर तो मैंने आज से पहले सिर्फ मूवीज़ में ही देखे थे। मैं पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद था। घर के अंदर गया तो औरत मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसलिए मैं यह काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें यह पैसे लेना है तो मेरे कहने के मुताबिक यह काम करना होगा। उसने मुझसे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई। उसने कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं तो जितना हैरान होता मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मगर वह औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है? वह काम तुम्हें रात को ही शुरू करना है, जब तक तुम्हें यहाँ पर रहकर टाइम काटना होगा। मैंने उस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया था और मुझे बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। जब रात हो गई, वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अगर मैं लड़का था, फीलिंग्स की जितनी खूबसूरत ये औरत थी, उसकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत होगी। और उसकी माँ मुझे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी, तो फिर मैं उस काम के लिए मना क्यों करूं? मैं वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए उस औरत की बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नज़ारा मेरे होश उड़ा रहा था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे यहाँ पर आज मेरी सुहागरात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वो लड़की सो क्यों रही थी, या फिर यह ज़रूर बेहोश थी। मैंने उसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया, लड़की क्यों सो रही है? वो औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम सिर्फ वही करो और फिर जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे आकर पैसे ले लेना। वो औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर वहां से चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई। मैं चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे मैं भी देखने लगा था। मैं खुद पर कंट्रोल करना चाह रहा था। फिर जिस काम के मुझे पैसे दिए गए थे, मैंने उस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे और वह लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैं कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ ना जाने किस सोच और ख्याल में टहल रही थी। शायद वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया था और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वह घूरती हुई नज़रों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उससे कहा कि मैडम, आपका काम हो चुका है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगी, मेरी बेटी जागे तो नहीं ना? उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया? तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की ना? मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि नहीं, वो बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। यह सुनकर उसने खुशी से अपने पास मौजूद 10 लाख निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए थे। वो कहने लगी कि जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नज़र मत आना और तुम काम पूरा हो चुका है यह भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और इस काम में तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। मैं उस औरत की हर बात को सुनकर वहाँ से निकल आ गया था। बैठे बिठाए मुझे 10 लाख मिल गए थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी चली जाएगी। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर अचानक सोच में पड़ गई थी। अभी रात ही तो हुई है जब मुझे उस औरत की दोबारा से कॉल आई और कॉल करते ही कहने लगी कि मैं तुम्हारे तरफ से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना आज पूरी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह से पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मैं तो समझ ही रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे, मगर जिस तरह की मेरी बेटी की हालात हो रही है, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। उस औरत की बात सुनकर मैं फ़ोन बंद कर चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही टाइम आने पर यह वीडियो भी उस औरत की जेब से पैसे निकलवाने
के लिए मेरे काम आने वाली थी। मेरे दिल में तो लालच जाग उठा था, जब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे सोना चाहिए था, क्योंकि सुबह मैं एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अगली सुबह मैं उठा और दोबारा वहीं पे चला गया। उस औरत का वहीं पर चला गया। उस औरत का आलीशान बंगला बना हुआ था। लगभग 7 बजे का टाइम था। उस टाइम तो अमीर लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते थे। मैंने बाहर आकर एक नंबर पर कॉल की तो थोड़ी देर के बाद उस घर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वह घर से बाहर निकल गई थी और वो मेरे साथ बैठ गई। यह बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने अपने किसी फ्रेंड से थोड़ी देर के लिए उधार मांगी थी। मुझे अब सीधा कोर्ट जाना था। जब मैं उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाला था, जैसे ही वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैं उस लड़की को देखा तो वो अपने चेहरे को झुकाकर खड़ी हुई थी और उसका नाम सौम्या था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें में आंसू थे। जो कदम वह मेरे साथ उठाने जा रही थी उसमें उसकी ही भलाई थी, मगर अफसोस कल के गुजरे हुए हालात हमें याद आने लगे। उसके बाद ही मैंने यह फैसला किया था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। कुछ देर बाद कानूनी तौर पर हम दोनों मियाँ बीवी बन चुके थे। मैं उसके एहसासात को महसूस कर सकता था। वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखों पर बार बार नमी हो रही थी। जब उसने कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन किए तो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा करना भी तो बहुत ज़रूरी था। कल रात जब मैं कमरे में गया तो वह औरत जब कमरा बंद करके वहाँ से चली गई थी तो मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत, किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान हो गया। कोई लड़का उसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत मुझे नज़र आ रही थी। उसकी शराफत देखकर मेरा दिल मुझे गलत काम करने से रोक रहा था। मैं भी तो बहुत ज़्यादा मजबूर था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। मैं कमरे में इधर उधर टहल कर सोच रहा था कि ऊपर वाला मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे, कि मैं कुछ गलत भी ना करूँ सकूँ और मुझे पैसे भी मिल जाए। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक मुझे टेबल पर एक डायरी रखी हुई नजर आई। यह डायरी ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस डायरी को शायद उस लड़की ने अपने हाथ से बनाया था। मैंने डायरी को खोला और पढ़ने के लिए बैठ गया। उस डायरी में उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और उसकी ज़िंदगी की कहानी भी थी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि यह औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको ये साबित किया हुआ है कि मैं पागल हूँ और यह मुझे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ से तंग आ चुकी हूँ और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जहाँ पर मेरे अपने ही मुझ पर जुल्म करे। यह औरत हमेशा मुझे अपने पापा की नज़रों में गिराने के लिए तैयार रहती है। मेरे पापा मुझसे नाराज़ रहने लगे हैं। उन्हें भी यही लगता है कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसी हरकत करने लगी हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यह औरत मुझे घर से निकाल कर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। और भी उस डायरी में बहुत सी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दहल गया था। उस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी यह सौतेली माँ मेरे साथ काफ़ी कुछ कर चुकी है। अब मेरे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गया है। अब आगे अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की और मेरे पापा की नज़रों में गलत साबित की तो मैं खुद खुशी कर लूँगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था। वो लड़की बचपन से ही बहुत परेशान थी। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और उसकी सौतेली माँ थी कि उसने मुझे जो काम दिया था मैं उसके साथ एक रात गुजारूं। मैं समझ गया था कि उसकी सौतेली माँ उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम करना चाहती है, ताकि वह अपने पापा की नज़रों में गिर जाए और उसका पापा अपनी बेटी को अपनी जायदाद से निकाल दे। भले ही मैं उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे उसके साथ यह सब करने से रोक रही थी। मगर वो बेखबर सो रही थी और ना हो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको बेहोश किया था, ताकि जब उसको होश आए तो उसकी इज्जत लूट चुकी हो। लेकिन यह औरत इस बेचारी की बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई थी। वो औरत जैसी भी थी, उसकी माँ थी और फिर भी एक औरत थी, दूसरी औरतों की इज्जत खराब करने पर तुल चुकी थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करने का फैसला कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो जाग ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद बार बार आवाज़ों की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वह जागी उसने अपने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वो बहुत घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हट जाओ। उसकी आवाज़ भी उसके जैसे ही प्यारी थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ
ने मुझे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में मुझे 10 लाख देने का वादा भी किया था। यह सुनकर तो उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर फुट फुट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह एक औरत होते हुए भी इस हद तक भी गिर सकती है। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ पापा मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वह मेरे पापा ने मेरी माँ के इलाज पर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वह मेरे माँ को इस तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें इस दुनिया को से छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ की मौत के गम में को अपने दिल से लगा लिया और वह इसी गम में बर्दाश्त होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। यह बंगला मेरे नाम है, मैं इस बंगले की मालकिन हूँ और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थी कि एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि उन्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। अब मेरी उम्र 15 साल हो गई थी और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी और इसी तरह मेरे पापा की शादी मेरी सौतेली माँ के साथ हो गई, क्योंकि यह मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और यह तलाकशुदा थी। इस औरत के पति ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पापा ने उसे शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि यह औरत मेरे पापा और उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा को अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इस औरत ने इस बंगले में आने के बाद एक मेरे खिलाफ चाल चली, क्योंकि यह औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो बची कुची प्रॉपर्टी थी वह काफ़ी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी था वह यही है। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, ये काफ़ी पैसे कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिजनेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को हमेशा यही बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये बंगला उसके पति की बेटी के नाम क्यों है। हालांकि अब मेरे पापा की बीवी बनकर इस घर में आ गई थी, तो यह बंगला उसके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह औरत हर बार मुझे धुतकार देती थी। मेरे पापा के सामने तो ऐसी रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे बहुत प्यार करती, लेकिन उसके पीछे मुझ पर जुल्म करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी तरह से उस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी कभी मेरे पापा मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी कभी वह मुझ पर उस औरत के लिए हाथ उठा दिया करते थे। उस औरत ने मेरे ऐसे अजीब अजीब हरकतें मेरे पापा को बताई कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और सिर्फ मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 7-8 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अभी तक मेरे पापा के दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं आई है। लेकिन वह औरत यही चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद लेकर इस औरत के नाम कर दे, क्योंकि वह उनकी बीवी बनकर इस घर में आ गई है और इस तरह अब उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर मैं उसको अपना बंगला भी दे दूँ तो बदले में वो मुझे प्यार दे, लेकिन वह औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वो मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उसके नाम अपना बंगला कर दिया तो वो मुझे और मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगी। वो मेरी ज़िंदगी पहले की काफ़ी ख़राब कर चुकी है, क्योंकि वो मुझे पागल साबित कर चुकी है, मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर चुकी है और तो और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए तो मैं इस औरत ने ये चाल चली कि वह तुम्हें मेरे कमरे में एक रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लगे रहेंगे, ताकि वह सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पापा को दिखाएंगी और इस बार मेरे पापा मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल देंगे और वह औरत इस घर में खुशी खुशी ऐश कर लेंगी। वो लड़की जोर जोर से रो रही थी, कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं अच्छी नहीं लगती, मैं मरना चाहती हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ
कि तुम्हारा फ़ायदा उठा। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में तुम्हारी डायरी ने सब कुछ बता दिया है। वह कहने लगी, तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे? मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया और मैं शर्ट की बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए थे और मैंने वहाँ से निकल आया था। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक उस लड़की सौम्या ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो मुझे उस औरत ने फ़ोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं उसे अपने साथ ले आया था और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। सौम्या के पापा को 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब 2 दिन के बाद वह घर आए तो सौम्या की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुंह काला कर लिया है। अब जल्दी से उसे घर से धक्का मारकर निकाल दो। सौम्या की माँ ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चली गई थी क्योंकि मैंने कैमरे के तार खराब कर दिए थे, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। क्योंकि सौम्या मुझे बता चुकी थी कि उस कमरे में ज़रूर कैमरे होंगे और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कैमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद नहीं था क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत था जिसने सौम्या की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया था। मैं सौम्या के पापा के घर पहुँचने से पहले ही उनको उनकी बीवी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज चुका था। जब काव्या की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मैं ऐसा ही चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वह फूट फूट कर रोए। वो इसी तरह से रो रही थी। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे और ले लेना। यही पूरी बात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्ड मैंने सौम्या के पापा को सेंड कर दी थी। सौम्या के पापा ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी बेबी पर हाथ उठाया और उसे वह सुना दी। सौम्या की माँ को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने बिछाए हुए जाल में वह खुद ही फंस सकती है। सौम्या ने भी सब कुछ सच सच बता दिया था और कहा था कि वह मेरे साथ शादी कर चुकी है। मैं भी मौके पर पहुंच गया और मैंने भी सच्चाई बता दी। सौम्या के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब सौम्या की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और सौम्या के पापा ने खुशी खुशी मेरी और सौम्या की शादी धूमधाम से कर दी। जरूर मेरे दिल में लालच आ गया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत खराब नहीं कर सकता था। मेरी इस ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि मुझे चोरी छुप उसके साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तुम्हारी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ शादी करवा देना चाहता हूँ। यही हुआ। उन्होंने खुशी खुशी मेरी और सौम्या की शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि सौम्या खूबसूरत होने के साथ साथ एक खानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में सौम्या के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं सौम्या से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।